Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Adinova by Vishal. Today is lecture number 3 of programming fundamentals and previous lecture में हमने कुछ programming languages के बारे में पढ़ा था कि itself programming language क्या होती है और उसकी कितनी types होती हैं, जिसमें हमने 2 types पढ़ी थी. Number 1 was low level language and number 2 was high level programming language. हमने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा और उनकी फर्दर टाइप्स के बारे में स्टडी किया था. और हम ये जानते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आर डिफ़िकल्ट टू लर्न फॉर ह्यूमंस, क्योंकि दे आर क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर. वो लैंग्वेजेस जिनको कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस का नाम दे रहे होते हैं. आज के लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. अब जैसा कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जबकि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम इंसान अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसको इंसान इजीली समझ सकते हैं उससे हम हाई लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं. इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इस पर एग्ज़ाम्पल है जैसे कि हम इनपुट लिख रहे होते हैं, प्रिंट लिख रहे होते हैं, ठीक है. और जो भी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो ईज़ी टू मॉडिफाई होते हैं और ईज़ी टू राइट होते हैं. इसमें 3 इसके टाइप्स आती हैं. नंबर 1 इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज, नंबर 2 इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड नंबर 3 इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज. वन बाय वन हम इन सब लैंग्वेजेस को देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस तो देख लेंगे और इनकी एग्जांपल्स तो देख लेंगे. ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास आ चुकी है प्रोसीजरल लैंग्वेज. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या फिर 3GL हम इनको कह सकते हैं. इन दीज लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर एक्सिक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन. हम कह सकते हैं कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि इसे हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या 3GL का नाम भी देते हैं. और इन लैंग्वेजेस में या फिर जो प्रोग्राम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं उन प्रोग्राम्स को हम प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई हों या सेट कर दी गई हों. और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल इन सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में वो लिखी होती हैं. हर एक जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या करना है और कब करना है. इसके कुछ बेसिक टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है और सी है. ये 5 टाइप्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की. यहाँ पे इन सब की डेफिनेशंस हैं. ये डेफिनेशंस आप लोगों ने देख लेनी है कि जैसे फोर्ट्रॉन है, दिस स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन एंड इट इज़ यूज्ड टू डेवलप साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. तो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उससे हम लोग फोर्ट्रॉन या फिर फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज का नाम दे रहे होते हैं. देन हमारे पास आ जाती है बेसिक. बेसिक इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. It was developed in late 1960s and it is used by many students for solving simple problems. तो मोस्टली जो बेसिक है जिसे हम लोग बेगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का नाम दे रहे होते हैं, ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जिससे स्टूडेंट्स सिंपल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन हमारे पास कोबोल आ जाती है. कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कोबोल को हम कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस. ये 1960s में, अर्ली 1960s में डेवलप की गई थी और इसे मोस्टली बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देन हमारे पास नंबर 4 पे पास्कल आ जाती है. पास्कल इज़ यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस. हमने पढ़ा था कि जो फोर्ट्रॉन है
और जो कोबोल है, ये दोनों बेसिकली जैसे कि फोर्ट्रान है वो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है और कोबोल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो पास्कल है उसके हम लोग यूज़ करके साइंटिफिक प्लस बिजनेस एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं। Its name was assigned in the honor of a French mathematician Pascal. Then हमारे पास सी लैंग्वेज आ जाती है। सी लैंग्वेज क्या है? It is a popular high-level language developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। It was written as a part of Unix operating system. इसको क्या लिखा गया था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं एंड इट कैन बी यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। और इसका इस्तेमाल हम लोग एप्लीकेशंस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज की जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है बाय ह्यूमंस। इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे इसको लिखा जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एन ऑब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। को जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी प्लेस हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। और इसके बारे में जब हम लोग डाटा को एंटर करते हैं, जैसा कि स्टूडेंट है या फिर कार है एक्सेट्रा, ये भी सब जो हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स को शो करती हैं और इनके जो वर्किंग हो रही होती है या जो भी इनका रिलेशनशिप्स होता है उसको बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ज़रिए प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम ऊप का नाम भी देते हैं। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So in OOP, data and all possible functions on data are grouped together. OOP में क्या होता है कि डेटा और जो तमाम पॉसिबल फंक्शंस हो रहे होते हैं डेटा के लिए, जैसा कि एक पर्सन है, पर्सन का नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको OOP के अंदर ही डिफ़ाइन किया जाता है एक ग्रुप के अंदर। और क्लियर हो चुका होगा आई थिंक आप सबको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इनको हम लोग इजीली सीख भी सकते हैं और इजीली मॉडिफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जावा है, पाइथन है, C++ है, C# है, स्विफ्ट है, ऑब्जेक्टिव सी है, रूबी है, डार्ट, PHP एंड कोटलिन। ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको आजकल वाइडली यूज़ किया जा रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं और इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a high level programming language and it is developed by Dennis Ritchie, created at Bell Laboratories, and it is widely used for system programming. So इसका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ पे करते हैं? मोस्टली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं। This is a very simple and efficient language and its execution is very fast, और ये पोर्टेबल होती है और सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ गई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें ये इसका सिंटैक्स है। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं सी लैंग्वेज की कि इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह से एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, देन उसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन लगाते हैं इंट मेन, और इसके लिए हम लोग डाटा को एंटर करने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे होते हैं।
क्योंकि अब यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड शो करवाना है, तो हम प्रिंट एफ के एक्सटेंशन में हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे और रिटर्न 0, और फिर जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमें स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आई होप कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट भी हमारी जो लैंग्वेज आएंगी जैसे कि C++ है, जावा है, तो इनकी एग्जांपल्स के साथ हम लोग देख लेंगे। इससे आपको डिफरेंसेस भी क्लियर होते चले जाएंगे और आपको सिंटैक्स के बारे में भी पता चलता जाएगा कि किस तरह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है, इनका सिंटैक्स क्या है, इनको लिखने का क्या तरीकाकार है, इनपुट और आउटपुट इसमें किस तरह से इंक्लूड किया जाता है या फिर किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुकी है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। So, C++ it is also an object-oriented programming language and it was developed in 1980s at Bell Laboratories and this is an improved version of C language। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये C लैंग्वेज से ही ड्राइव होके आई है। So it's an improved version of C language। It provides facilities of working with objects and classes। C++ जो हमें एक फैसिलिटी देती है कि हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस इनके साथ हम काम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट एंड इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल किसी भी लैंग्वेज का होना या किसी भी चीज़ का पोर्टेबल होना, इसका मतलब ये होता है कि वो लैंग्वेज बहुत सारे जो सिस्टम्स में रन कर सकती है। इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इट इज़ यूज्ड फॉर गेम्स। मोस्टली जो सी लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल हम लोग गेम्स बनाने के लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए करते हैं और सिस्टम्स को बनाने के लिए करते हैं। सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमने देखा था कि वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए करते हैं। जो C++ है मोस्टली इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स को बनाने में किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे किया जाता है। जैसा कि हम वेबसाइट्स के लिए एक तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग C++ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग C का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही डेटाबेसेस वगैरह उनमें हम लोग SQL का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मेक श्योर कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज का यूज़ कहाँ पे किया जाता है या कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बनाने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है तो हम बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को समझ भी पाते हैं और उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर या अपने करियर में हमने किस लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अगर हम लोग गेमिंग सॉफ्टवेयर्स बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग C++ को सीख लेंगे। हम अगर मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हम C सीख सकते हैं। हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या फिर हम वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हम उसके लिए जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। तो जब हमें इन लैंग्वेजेस का पता चल जाता है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए इस्तेमाल होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक इजीली हम उसमें सिलेक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उन लैंग्वेजेस को हम सीख पाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स आ चुका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम ये सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली C++ में अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। इसका यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोगों का मेन फंक्शन आ जाता है इंट मेन और इंटू सी आउट। जिस तरह से हम डाटा को एंटर करवाने के लिए या डाटा को एंटर करने के लिए सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं और इसको प्रिंट करवाने के लिए मोस्टली हम लोग स्कैन एफ का यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से ही C++ प्रोग्रामिंग में हम लोग सी आउट और सी इन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं डाटा को इनपुट और आउटपुट देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने सी आउट करवा दिया हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 एंड इसका जो आउटपुट हमारे पास निकल के आएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर द रनिंग ऑफ प्रोग्राम, तो वो हमें स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको कब डेवलप किया गया था एंड दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि C# क्या है। C
शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स को इसीलिए ही इसमें शामिल किया गया है ताकि आपको क्लियरली एक लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो समझ में आ सके कि हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, उसको लिखने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, उसके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। सो सी शार्प बेसिकली इट इज़ अ मॉडर्न हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी शार्प क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इजी फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड, developed by Andreas and it is created by Microsoft। so इसको किसने क्रिएट किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था। एंड इट इज़ यूज्ड मेनली विद द .NET फ्रेमवर्क। सी शार्प का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? .NET फ्रेमवर्क में। इसको भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि .NET का फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क मोस्टली एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। वो फिर किसी भी वेबसाइट के लिए हो या किसी भी एप्लीकेशन के लिए हो। फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास सी शार्प के, जिसमें सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टाइप सेफ लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसका फीचर है एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसको किस तरह से स्टार्ट किया जाता है? सबसे पहले हम लोग यूजिंग सिस्टम्स लिखते हैं। जैसा अब हमने रिसेंट C++ में हमने इंक्लूड आयोस्ट्रीम से अपना प्रोग्राम का स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे होते हैं? यूजिंग सिस्टम, देन क्लास प्रोग्राम, उसके बाद हमने मेन फंक्शन इसमें लगाना होता है, देन जो भी हम लोग डेटा प्रिंट करवा रहे होते हैं उसका सिंटैक्स है console.writeLine। जो भी हमने प्रिंट करवाना है या जो भी हमने डाटा को इनपुट करवाना है उसके लिए हम लोग इस सिंटैक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो इसका हमारे पास आउटकम निकल के आएगा वो हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरह से, आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड रनिंग ऑफ प्रोग्राम, कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट निकल के आ जाता है। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि हमने 3 लैंग्वेजेस पढ़ ली, सी पढ़ ली, C++ पढ़ ली और सी शार्प पढ़ ली। तीनों में क्या चीज़ थी? जो इसका आउटकम निकलता है या फिर जो आउटपुट निकलता है वो हमेशा सेम निकल रहा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन तीनों चीज़ों में इसको जो लिखने का तरीकाकार है या फिर जो इसका सिंटैक्स है वो मुख्तलिफ है। और यही मेन चीज़ भी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। जब हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि सी का सिंटैक्स क्या है, C++ का सिंटैक्स क्या है और सी शार्प का सिंटैक्स क्या है या फिर जावा का सिंटैक्स क्या है, तो हम इजीली कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम को लिख पाते हैं विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम देख लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जावा। Java is a high-level object-oriented programming language. It was developed by James Gosling and it is created at Sun Microsystems। यहाँ पे इसको कहाँ पे क्रिएट किया गया था? Sun Microsystems में। And it is known for write once, run anywhere। So इसका फोकस क्या है हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग में? इट इज़ बेसिकली नॉन फॉर राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी कि एक दफ़ा उसको लिखा जाए और कहीं पे भी आप उसको रन कर सकते हो। ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होती, इस सिस्टम के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लैंग्वेज डिपेंड नहीं कर रही होती कि जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो स्पेशल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिस्टम के ऊपर जो है वो फॉल कर रही होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो रही होती है, उसके अलावा किसी दूसरे सिस्टम में चल नहीं रही होती। लेकिन जावा एक इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग अगर एक दफ़ा लिख लेते हैं तो वो किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर वो रन हो जाएगी। फीचर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि हमने अभी बात की, राइट वंस रन एनीवेयर। नेक्स्ट हमने देख लिया सिक्योर है एंड रॉबस्ट है ये लैंग्वेज। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये इसका मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज करता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट इसमें हो रही होती है। इसको लिखने का जो सिंटैक्स है या फिर जो तरीकाकार है उसको बेसिकली हम लोग सिंटैक्स का नाम दे रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्लास मेन लिखते हैं, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इनटू स्ट्रिंग
और देन हमने जो भी इसमें प्रिंट करवाना है, ये सारा इसका सिंटैक्स लिखने के बाद, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसको लिखने के बाद हमने जो भी स्टेटमेंट अपनी प्रिंट करवानी है या हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हेलो वर्ल्ड है। एंड अगेन आउटपुट इज़ द सेम एज बिफोर इन द अदर लैंग्वेजेस। जिस तरह से अदर लैंग्वेजेस के अंदर हमारा आउटपुट निकल के आ रहा था, इसी तरह से जावा के अंदर भी हमारा आउटपुट निकल के आता है। लेकिन क्या चीज़ है जो सारी इसमें गेम है वो सिंटैक्स की है, कि सिंटैक्स तीनों के डिफरेंट है लेकिन आउटकम जो है वो सेम निकल रहा है। जब भी हम इसको लिख रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा सिस्टम बनाने के लिए इस लैंग्वेज को लिख रहे हैं। जैसा कि हमारे पास सी है, हमें पता होना चाहिए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग लिख रहे हैं। C++ है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये हम लोग गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए बना रहे हैं। अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए किसी लैंग्वेज को लिख रहे हैं तो भी हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें, अब हमने प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमारे पास हमने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, C++ के बारे में पढ़ा, C# के बारे में पढ़ा और जावा के बारे में पढ़ा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इज़ ऑल्सो नोन एज 4th जनरेशन लैंग्वेज या 4GL का नाम भी हम इसको दे रहे होते हैं। राइट, लैंग्वेज वेयर यू डिस्क्राइब, लैंग्वेज इसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्क्राइब करना होता है कि हमने क्या काम करना है, ठीक है। और इसमें हम ये नहीं बताते कि उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, यानी कि इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा होता है कि हमने काम करना क्या है, लेकिन कहाँ पे करना है, क्यों करना है, वो इसमें नहीं बताया जा रहा होता। इट इज़ फोकस ऑन रिजल्ट रादर देन स्टेप्स, इसमें स्टेप्स के बजाय ये रिज़ल्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। ऑपोजिट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस लाइक सी, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम लोग देख रहे होते हैं कि एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक प्रॉपर स्टार्टअप, उसके बाद 1 बाय 1 हमारे पास स्टेप्स आते जाते हैं जिनके थ्रू हम काम करते जाते हैं। इसकी कुछ की करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती हैं जिसमें नो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिसमें नहीं फॉलो की जाती। प्रोग्रामर स्पेसिफाइज डिसाइड आउटपुट, जो प्रोग्रामर है वो स्पेसिफाई करता है कि उसका डिसाइड आउटपुट क्या है। सिस्टम डिसाइड करता है कि उसको किस तरह से अचीव करना है आउटपुट को। एंड इट इज़ ईजी फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग, ये किसके लिए ईजियर है, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग के लिए ये बहुत इजी रह जाती है। और यही इसका सबसे पहली जो ज़रूरी करैक्टरिस्टिक है वो इसकी क्या है, इट इज़ ईजियर फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग। इसकी दो हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स, नंबर 1 इज़ SQL एंड नंबर 2 इज़ RPG। हम देख लेते हैं कि SQL क्या है और RPG क्या है। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का नाम भी दे रहे होते हैं। SQL को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ आ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू मैनेज एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटा बेसिस। SQL क्यूरी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल मोस्टली डेटा बेसिस के लिए किया जा रहा होता है। जब हम लोग कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसकी एक डेटा बेस भी बनती है जिसके अंदर हमारा जो ओवरऑल डेटा होता है वो स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। और डेटाबेस के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है, SQL, दैट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एंड दिस इज़ अ नॉन प्रोसीजरल और डेक्लरेटिव लैंग्वेज। वी नो ऑलरेडी, इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा क्यूरिंग एंड मैनिपुलेशन एंड it works with databases like MySQL database and Oracle। ये मोस्टली किनके साथ वर्क करती है, डेटाबेसिस के साथ जिसमें MySQL है और Oracle का सॉफ्टवेयर है। नो नीड टू डिफ़ाइन स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बार दोबारा से रिपीट इसको कर देती हूँ कि SQL जो है
इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? डेटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज और रिट्राइव करने के लिए। दिस इज़ अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और जो एसक्यूएल है वो इजी टू लर्न है। डाटा क्यूरी और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। माई एसक्यूएल एंड ओरेकल जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं डेटाबेसिस के, उनके साथ ये लैंग्वेज वर्क करती है। इट इज़ देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एसक्यूएल की एग्जांपल है जिसमें सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से हम लोगों ने नेम लेना है या वहाँ से हमने नेम सेलेक्ट करवाना है जिसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 हों। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि किस तरह से हमने स्टूडेंट्स से डेटा लेना है, या फिर स्टूडेंट्स को हमने ये कहना है कि अपना नेम लिखें, या उन स्टूडेंट्स का नेम लिख दिया जाए, उनको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स के नेम्स को जिनका जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं। कुछ इस तरह से इसका जो सिंटैक्स है एसक्यूएल का वो लिखा जाता है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, और इसका आउटपुट हमारे पास क्या निकलेगा कि ये उन स्टूडेंट्स के नेम्स को डिस्प्ले कर देगा जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, देन यूजेस हमारे पास आ जाते हैं, वो हमने अभी देख लिया। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस के लिए, और डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग एसक्यूएल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आरपीजी, दैट इज़ रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। सो आरपीजी क्या है? व्हाट इज़ आरपीजी? आरपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इट इज़ डिवेलप्ड बाय IBM। सो इसको किसने डिवेलप किया था? IBM ने, एंड इट इज़ यूज्ड मेनली ऑन बिजनेस सिस्टम्स। आरपीजी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा होता है? मोस्टली बिजनेस सिस्टम्स के अंदर हम लोग आरपीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ आर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर लैंग्वेज। फीचर्स देख लेते हैं आरपीजी। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। इजी रिपोर्ट जनरेशन, बहुत इजीली हम यहाँ पे जो रिपोर्ट्स को जनरेट कर लेते हैं। वर्क्स ऑन IBS सिस्टम ASPI 400, एंड इट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। और इसके बाद आरपीजी की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे CA ऐड B एंड रिज़ल्ट। इसका क्या मतलब हो गया? अब यहाँ पे हमने इसका सिंटैक्स लिखा है जिसमें हम लिखे हैं, सबसे पहले हमें C शो हो रहा है, देन हमारे पास A एंड B दो वैल्यूज शो हो रही हैं, और इनके दरमियान जो हमें ऑपरेशन शो हो रहा है वो ऐड का ऑपरेशन शो हो रहा है, और इसके बाद रिज़ल्ट। जिसका मतलब ये है कि जब इस तरह से हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ होगा जिसमें A ऐड B रिज़ल्ट, इसका मतलब क्या है? ऐड A एंड B एंड स्टोर इट्स रिज़ल्ट इन रिज़ल्ट, राइट। सो इस तरह से आरपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। यूजेस ऑफ आरपीजी हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस में वी ऑलरेडी नो, फाइनेंशियल सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी, उनकी हमने टाइप्स देखी। हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी, उनकी टाइप्स हम लोगों ने देख ली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थी, जिसको हमने डिटेल से आज पढ़ा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम्स के, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एडुनोवा बाय विशाल। Thank you so much for watching.